और बेटा पहला चैप्टर चालू करते हैं सेक्शन ए का। सेक्शन ए में देखोगे तो सेक्शन ए 25% का है ओवरऑल। तो 25 से 30 नंबर का सेक्शन ए भी आता है। ठीक है, क्योंकि 128 नंबर का पेपर बनता है। 128 का अगर 25% निकालोगे, ठीक है, तो ज़्यादा 30-32 नंबर आ जाएगा। तो 32 नंबर का मोटा मोटा समझ के चलोगे ये आता है आपका। और इसके अंदर 3 ही चैप्टर है। और एक इससे एक सुपरडाइजेशन की थ्योरी भी आती है। तो जो थ्योरी अप्रोच के बच्चे हैं, एक थ्योरी यहाँ से पकड़ लेंगे, ठीक है, तो वो पढ़ लेंगे तो अपना 5-7 नंबर की यहाँ से थ्योरी बन जाती है एक। जो यूजली देखी गई कि हर 4 में से 3 अटेम्प्ट में तो प्रकट रहती तो प्रोबेबिलिटी उसकी भी रहती है। तो आओ पहले अभी प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं हम लोग। पहला चैप्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो पहला चैप्टर इंटरमीडिएट वाला है, तो उससे आपकी इंटरमीडिएट की यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो फिर हम लोग आगे मूव कर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अगर आपको याद हो, तो यही हमारी टेक्निक होती थी प्रोजेक्ट इवेलुएट करने की। ठीक है, जो आपकी नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक होती थी, जिसमें आप कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग नहीं करते थे, है ना, जो कैश फ्लो गिवन होते थे उससे ही अपना आंसर निकाल लेते थे। उसमें होते थे आपका क्या, एक ARR मेथड होता था, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। और कुछ होते थे हमारे क्या, पे बैक पीरियड, जिसके अंदर हम लोग एक पे बैक पीरियड निकालते थे। एक दूसरा होता था पे बैक प्रोबेबिलिटी। एक होता था हमारा क्या है, पे बैक रिसीवेबल। तो अल्टीमेटली इसमें हो गए, अगर अलग अलग काउंट करें तो 4 मेथड। एक हो गया अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, एक हो गया पे बैक पीरियड मेथड, एक हो गया पे बैक प्रोबेबिलिटी मेथड, और एक हो गया क्या हमारा पे बैक रेसिप्रोकल मेथड। ये 4 मेथड ऐसे हैं जहां पे हम लोग कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग नहीं करते। ठीक है, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर का कोई यूज नहीं होता था, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का। कुछ होते थे हमारे डिस्काउंटिंग मेथड। तो ये मेथड तो वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इन मेथड का यूज नहीं करता, कहता बिना डिस्काउंटिंग के क्या एफएम लगाना। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ना हो तो फिर कॉस्टिंग ही ना लगा ले आदमी। फिर एफएम का कोई यूज ही नहीं प्रैक्टिकली अगर समझे तो। मतलब कि अगर आप प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कंसीडर नहीं कर रहे हो, कोई पैसे 2 लाख मिल रहे हैं 2 साल बाद, उसको भी 2 ही लाख आज के मान रहे हो, तो क्या ही मतलब निकल रहा है। फिर तो आप कॉस्ट लगा रहे हो, एफएम थोड़ी ना लगा रहे हो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इन मेथड का प्रयोग कोई नहीं करता है। एग्जाम में आते हैं, हमने ये नहीं कहा कि एग्जाम में नहीं आएंगे, पढ़ना ही है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो इन मेथड का प्रयोग कोई नहीं करता। प्रैक्टिकल लाइफ में केवल ये वाले मेथड प्रयोग में आते हैं। ठीक है, तो पढ़ने हम लोग को सारे हैं, तो आओ कॉपी निकालो फटाफट और लिखना स्टार्ट करते हैं उसमें। चैप्टर नंबर 1, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हाँ, करना क्या है, कभी निकाल लेना। हम्म, लिखना है। अभी किसी और पेज लिख, घर पे जाके लिख लेना आराम से, रफ में लिख, रफ में। तो चैप्टर का नाम है भैया इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो नॉन कैश डिस्काउंटिंग फ्लो टेक्निक है, उसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा ARR मेथड, यानी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। पूरा लिख लेना, अकाउंटिंग या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो ARR निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज पैट, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये अकाउंटिंग रेट निकालने का फॉर्मूला होता है।
दूसरा होता है भैया यहाँ पे पे बैक पीरियड। दूसरा होता है हमारा क्या, पे बैक पीरियड। ठीक है। अब चाहिए ये समझ लो कि इस वाले मेथड में कैसे डिसीजन लिया जाता है। तो हम लोग प्रोजेक्ट से एआरआर निकालते हैं कि इस प्रोजेक्ट से ऑन एन एवरेज हर परसेंटेज फॉर्म में बात करें तो कितने परसेंट हर साल बच रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही मीनिंग निकला इसका। जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है कितने परसेंट उसका हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच रहा। ठीक है। फिर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं अपना जो स्टैंडर्ड रेट होता है कि हमारी उम्मीद है कि 20% बचे, तो इससे बच रहा है 18 ही, तो काहे लगाएंगे कि हमारे कहीं और प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं ना। तो जो बिजनेसमैन होते हैं, कई कंपनियां बनी हैं, उनके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं। अब उन प्रोजेक्टों में एवरेज रिटर्न उनका 20% आ रहा है, तो किसी नए प्रोजेक्ट में क्यों 15% पैसा लगाएंगे। तो वो लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, अपने स्टैंडर्ड रेट से। उससे अगर ज़्यादा आता है तो प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, कम आता है तो प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाते, सिंपल होता है। इसके बाद आ जाता है बेटा हमारा कौन सा, पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड के अंदर जैसे कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान होगा तो दो केस होते थे। ठीक है, अगर याद हो तो इसके अंदर क्या होते थे, दो केस होते थे। पहला केस होता था केस वन, व्हेन कैश इनफ्लो आर यूनिफॉर्म। इसका मतलब कि हर साल का कैश इनफ्लो क्या होता था, बराबर सेम होता था। तो ऐसे में पे बैक पीरियड का फॉर्मूला दूसरा लगता था। तो ऐसे में फॉर्मूला होता था इसका, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, शुरुआत में आपने पैसा कितना लगाया है, इसी को कैश आउटफ्लो आप सिंपल भाषा में कहते थे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई एनुअल कैश इनफ्लो, हर साल का आपका कैश इनफ्लो कितना आ रहा। और एक केस होता था टू वाला, और इसमें फॉर्मूला होता था व्हेन कैश इनफ्लो आर नॉट यूनिफॉर्म। तो ऐसे में पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ ईयर बिफोर फाइनल रिकवरी प्लस बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड और डिवाइड बाई कैश इनफ्लो इन द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी। फाइनल रिकवरी किसको बोलते हैं अभी क्वेश्चन में देख लेंगे हम लोग दोबारा। तीसरा होता है पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है टोटल कैश इनफ्लो। 4 5 साल के 6 साल के जितने कैश इनफ्लो के रखे होंगे उसका क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है, सम कर लेना है, और माइनस करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये सबसे सरल मेथड होता है। एक जो एकदम आम आदमी होता है जिसको कॉमर्स का सी भी नहीं पता होता है, तो इसी मेथड का प्रयोग करता है। कहता भैया कितना पैसा लगेगा, आदमी कहता है 1 लाख लगेगा। कहता कितना आएगा, कहीं 40 40 हज़ार करके 3 बार मिलेगा, तो कहता अच्छा ठीक है, एक 20 आएगा, 1 लाख ज़्यादा, ठीक लगा देते हैं। तो एक आम आदमी ऐसे ही लगाता है, रोल कर लेता है क्या पैसा आएगा तो क्या पैसा जाएगा, और उसको लगता है कि यहाँ से थोड़े बहुत से पैसे बच रहे होते हैं तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे एकदम आसान मेथड देखें तो यही है। और सबसे चौथा अगर देखें तो इसका नाम है पे बैक रेसिप्रोकल। ठीक है, तो जो पे बैक रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल वर्ड वैसे सुना होगा मैथ में आप लोगों ने। ठीक है, फ्रैक्शन में हम लोग पढ़ते थे कि 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2, 1/3 का रेसिप्रोकल होगा 3, है ना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन को अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो। ऐसे 3 का रेसिप्रोकल क्या होता था, 1/3।
तो पे बैक का रिसिप्रोकल करना है तो फॉर्मूला बन जाता है 1 डिवाइड बाई पे बैक पीरियड। कुछ लोग इसका आंसर पॉइंट में लिखते हैं तो ऐसे ही कर देंगे, आंसर पॉइंट में आ जाएगा। और कुछ लोग इसका आंसर परसेंटेज में लिखते हैं तो नीचे इंटू क्या कर देते हैं 100, तो आंसर परसेंटेज में आ जाता है। तो ये चार मेथड हो गए, ठीक है, ये चार फॉर्मूले हो गए किसके, नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक के, जहां पे आपको कैश फ्लो को डिस्काउंट नहीं करना पड़ता। जिन्होंने लिख ली अच्छी बात है, वरना पीडीएफ शेयर कर देंगे तो आराम से घर पे लिख लेना, कोई चिंता की बात नहीं। अभी आओ पहले दो चार सवाल कर लेते हैं इसके। तो समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो एक प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट है बेटा 10 लाख रुपए, ठीक है, लाइफ है कितने साल, 5 साल। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन दे रखे हैं, ना भी टैक्स घटाया गया है इसमें और ना ही डिप्रेशन। पहले डिप्रेशन घटता है फिर टैक्स घटता है, ये तो जानते ही हो आप लोग। तो पहले डिप्रेशन घटाया जाता है फिर टैक्स घटाया जाता है। और हमें कंप्यूट क्या करना है, ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसका भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पैट का एवरेज निकालना पड़ेगा। अब डेटा अगर 5 साल का दे रखा है तो ये एवरेज वर्ड काम में आता है, ठीक है। डेटा अगर 5 साल का दे रखा है तब तो ये फॉर्मूला लगेगा एवरेज एवरेज वाला। और कभी कभी ऐसा भी सवाल हो सकता है कि डेटा आपको 1 साल का दे तो फिर एवरेज एवरेज हट जाएगा, पैट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट कर दे। तो डेटा 1 साल से ज़्यादा रहता ही नॉर्मली यूजुअली, इसलिए हम लोग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, एवरेज वर्ड लिखते हैं। तो यहाँ भी देखो तो 5 साल का डेटा है, तो सबसे पहला काम क्या है आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का एवरेज निकालना, ठीक है। सबके एवरेज निकालने से कोई मतलब नहीं है, केवल मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का एवरेज निकाल के लिखना पड़ेगा, बाकी सब लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो बेटा, पीबीडीटी आपको दे रखा है, यानी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है। पहले आप माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, तो उसके बाद माइनस कर दीजिए क्या, टैक्स। डेप्रिसिएशन जो लगाना है वो देखो यहाँ सवाल में क्या बोला है, 30% लगाना है, वो भी WDV टेक्निक से। 10 लाख रुपए की एसेट है, 10 लाख का 30% निकालोगे तो पहले साल का डिप्रेशन आ जाएगा 3 लाख। फिर 3 लाख माइनस कर दोगे बचेगा 7 लाख, फिर उसका 30% निकालोगे तो 2,10,000 आएगा। फिर माइनस करोगे 7 लाख में से, फिर जो बचेगा फिर 30% निकालोगे, फिर माइनस करोगे फिर 30% निकालोगे, ऐसा करोगे तो ये 5 साल के डिप्रेशन आ जाएंगे। तो ये सब कैलकुलेटर पे ही हो रहा था डायरेक्ट, अगर देखोगे तो टाइप करो 10 लाख, कैलकुलेटर हो तो टाइप कर सकते हो। क्या टाइप करोगे, 10 लाख गुणा मतलब इंटू 30%, 3 लाख मिला, लिख दोगे इसे पटाख से यहाँ पे। फिर माइनस इज इक्वल टू दबाओ, तो माइनस को दबाने के बाद वो माइनस कर देता है, फिर इंटू 30% करोगे फिर लिख दोगे यहाँ, फिर माइनस इक्वल टू दबाओगे फिर बटा हुआ पैसा आ जाएगा, फिर 30% दबाओगे फिर अगला पैसा आ जाएगा। तो इस चेन से फटाफट सब निकलता जाता है, बहुत ज्यादा इतना ज्यादा इफर्ट नहीं करने पड़ते हैं आपको, खटाखट अमाउंट निकलते चले जाते हैं। माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें टैक्स देना है 33.99%, इससे अच्छा 34% कर देते साला, जबरदस्ती की कैलकुलेशन बढ़ाते हैं लोग, 34 कर देते, फ्लैट 35 कर देते। तो 33.99% है। अब यहाँ पे टैक्स वाले रूल लग जाएंगे। अब पहले साल आपको लॉस हुआ था, पहले साल क्या हुआ है, लॉस हुआ। अब यहाँ दो एजम्पशन रहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस व्यापार के अलावा और भी व्यापार हो अपने, या और हेड की इनकम हो। तो ऐसा थोड़ी कि 50,000 का लॉस कहीं और से सेट ऑफ नहीं हो सकता, हो सकता है। तो अगर ये एजम्पशन माने कि कोनो और लॉस भी होंगे, कोनो और प्रॉफिट भी होंगे, तो ये इनकम कहाँ से हो जाएगी, वहां सेट ऑफ हो जाएगी, और फिर इस पे हो जाएगी आपकी टैक्स की बचत, ठीक है। लेकिन जब तक ये नहीं बताता है तब तक हम लोग यही एज्यूम करते हैं कि यही एक प्रोजेक्ट है अपने पास, तो इसलिए सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला रूल लगा देते हैं, ठीक है। तो भाई 50,000 पहले साल लॉस हुआ तो उसका मतलब पहले साल कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, और अगले साल जाके जब 90,000 अगले साल कमाओगे तो ये 50 सेट ऑफ हो जाएंगे, और टैक्स 40 पे निकाला गया है। तो यहाँ जो टैक्स कैलकुलेट किया हो गया वो 90,000 पे नहीं किया गया होगा, सिर्फ 40,000 पे, 33.99%। 40,000 पे निकालोगे 33.99%, तो यही फिगर आपको देखने को मिल जाएगी।
और अगले साल से फिर जो अमाउंट दे रखे हैं उसका अपना निकालते चले जाओगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को सबको जोड़ लेंगे, ये 50 माइनस का है, मतलब इन सबको जोड़ के इसको माइनस कर देंगे और फिर डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, कोई समस्या? अब हमें निकालना है एवरेज इन्वेस्टमेंट। क्या निकालना है? एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब देखो, अगर एसएलएम मेथड होता तो बहुत सिंपल हो जाता कि हर साल 2-2 लाख डिप्रिसिएट होती मशीनरी हमारी, और 5 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती? जीरो। तो शुरुआत में होते 10 लाख, एंड में होते जीरो। जब डिप्रेशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लगता है, हर साल बराबर बराबर लगता है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आप शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हो। WDV मेथड में शॉर्टकट अप्लाई नहीं होंगे, आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक चार्ट बनाना पड़ेगा, और उससे जाके हम लोग एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे। ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है ये समझ लो। इन्वेस्टमेंट आपने कितने का किया था बेटा? 10 लाख रुपए का। तो ये इन्वेस्टमेंट की बिगिनिंग वैल्यू हो गई। फिर हर साल जो डिप्रेशन लग रहा है माइनस कर दो तो क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी, क्लोजिंग फिर अगले साल ओपनिंग बचेगा, फिर डिप्रेशन माइनस करोगे, ये चक्र चलता रहेगा। फिर आपको ये ओपनिंग वाला और इंड वाले का एवरेज निकाल लेना है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, तो एवरेज आया 8.5, यहाँ का एवरेज आया 5.95, यहाँ का एवरेज आया इतना, यहाँ का एवरेज आया इतना, यहाँ का एवरेज आया इतना। ये आ गया क्या हमारा? एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट भी 5 साल के हैं, तो इनका भी एवरेज कर देंगे। ठीक है, तो इन सबको क्या करना है? जोड़ना है और 5 से डिवाइड करना है, तब आपका ये एवरेज इन्वेस्टमेंट की फिगर आएगी। एक बार करके देख लो, इन पांचों को जोड़ो जरा और 5 से करो डिवाइड। चार 71, 4 27 ना। तो एवरेज पैट आ गया था हमारा 1,27,805 रुपए, और एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया 471,427, और ऐसे करके ARR निकल गया हमारा 27.11%। ठीक है, समझ में आ गया? तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। ये सवाल समझ लो ऐसा है कि ARR आदमी अगर इंटर में ना पढ़ी सो तो ARR निकालना आ जाए, इसलिए दे रखा है। समझ लो, ऐसे तुच्छ सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं, इंटर में आते हैं, फाइनल में तो बिल्कुल नहीं आते, इंटर में भी नहीं देता आजकल, कहता ये तो सब लगा लेंगे। अब ARR के क्या एडवांटेज हैं? सबसे पहली बात क्या है? सिंपल होता है, कोई भी समझ लेगा। ARR बता दो कि 27%, समझ जाएगा कि मतलब हमको 27% प्रॉफिट होगा टैक्स देने के बाद। किसी के ARR बता दोगे तो एक आम आदमी भी समझ जाता है कि भैया हाँ, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है हमारा? 27% का मतलब जो भी इन्वेस्ट करेंगे मोटा मोटा टैक्स देने के बाद हमें 27% पैसा इजी होता है। इजी टू ऑपरेट, इजी टू कंप्यूट, तो वही है, सिंपल अंडरस्टैंड करने में, इजी ऑपरेट करने में, कंप्यूट करने में। इनकम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ इज कंसीडर। ठीक है, तो सब तो देख ही रहे हो। और इस मेथड के अंदर नेट इनकम जो ली जाती है वो आफ्टर डिप्रेशन ली जाती है। तो जो थ्योरेटिकली साउंड लगता है, ठीक भी लगता है कि टैक्स देने के बाद अपना बच रहा है, तो फालतू की बातें लिखी। लिमिटेशन सबसे बड़ी यही है कि ये कैश इनफ्लो को कंसीडर नहीं कर रहा है, जबकि जबकि डिप्रेशन में आपका कैश आउटफ्लो नहीं होता। तो सब इस मेथड की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि डिप्रेशन को भी खर्चा मान रहा है, तभी तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो ना बाकी सारे मेथड में हम लोग क्या करते थे? कैश इनफ्लो कंसीडर करते थे, क्योंकि डिप्रेशन में कोई कैश आउटफ्लो आपका होता नहीं, उसको हम लोग खर्चा नहीं मानते थे, वापस पलट के जोड़ लेते थे। इस मेथड की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है। और इन चारों मेथड की ड्रॉबैक देखें जो भी आपने पढ़े हैं, ये चारों मेथड क्या करते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। तो ये चारों मेथड के लिमिटेशन में आएगा ये वाला पॉइंट। तो इस सब में क्या है? टाइम वैल्यू को इग्नोर करते जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। चलो और आगे सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें कैलकुलेट करना है हम लोग को पे बैक पीरियड। और यहाँ देखो, तो हर साल कैश इनफ्लो क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है।
तो बहुत ही सिंपल है, फिर तो आपको आउटफ्लो डिवाइड बाई इनफ्लो करना है। आउटफ्लो आपका 3 लाख है, इनफ्लो 60,000 है, पे बैक पीरियड कितना आ गया आपका, 5 साल हो गया। बहुत ही सिंपल। तो ये सब टॉपिक ऐसे हैं जो आप इंटर में पढ़ चुके हो, तो यहीं पे समझाए दे रहे हैं। बाकी नए टॉपिक आएंगे तो फिर अपना लगवाएंगे एक एक करके। यहाँ पे भी हम लोग को क्या निकालना है, पे बैक पीरियड निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है बेटा, पे बैक पीरियड निकालना है। और अगर इंटर की बातें याद हो तो हम लोग इस तरीके से निकाला करते थे पे बैक पीरियड अपना। पहले यहाँ हम लोग ईयर लिखते थे, कितने साल तक कैश इनफ्लो अपने को आएगा। ठीक है, कैश इनफ्लो आ रहा है हमारा 60, 50, 70, 60,000, 50,000, 70,000, 75, 90, 60, 75, 90 और 60। और ये हमारे कैश इनफ्लो ही दे रखे हैं, तो ये अच्छी बात है। फिर एक और चीज़ हम लोग निकालते थे क्या, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। और देखते थे कि किस ईयर तक हमारा 3 लाख रुपए क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। तो पहले साल सिर्फ 60,000 आए, एक अगले साल 50 और आएंगे, एक 10 हो जाएंगे, फिर 70 और आएंगे, एक 80 हो जाएंगे, फिर हो जाएगा आपका 255, 345 और 4,05,000। तो इससे देखने से आपको पता चल रहा है मोटा मोटा कि 4 साल में तो 255 आए और 5 साल में 3 लाख की लकीर को क्रॉस कर दिया है। यानी पे बैक पीरियड 4 साल से ज्यादा है और 5 साल से कम। जिस साल आपको अपने इन्वेस्टमेंट का आखिरी रुपया मिलता है, इस 3 लाख में जो एकदम लास्ट वाला रुपया रहेगा, 2,99,999 के बाद जो आखिरी 1 रुपया मिलेगा, वो जिस साल मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल ईयर ऑफ रिकवरी। ठीक है, तो फाइनल जो 1 रुपया मिलेगा आखिरी वाला, वो किस ईयर में मिलेगा, 5th ईयर में। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल ईयर ऑफ रिकवरी। तो ये फाइनल है कि आखिरी पैसा 5वें साल मिलेगा। तो इससे पे बैक पीरियड का फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ ईयर बिफोर फाइनल रिकवरी प्लस बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड। वो कैसे निकालते हैं, 4 साल तक कितना पैसा आ गया है, 255, और कितना लाना है। ठीक है, 4 साल तो आपने कंसिडर कर ही लिए हैं, वो 4 साल में 255 लपेट दियो, और कितना कमाना है आपको। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख किया था, 4 साल तक 255 कमा चुके हैं, इसका मतलब 45,000 और रिकवर करने। ठीक है, डिवाइड बाई कैश इनफ्लो इन द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी, क्योंकि ये 45,000 आपको 5वें साल से रिकवर करने। तो 5वें साल अगर पूरे साल काम करें तो 90,000 आएंगे, और कमाने आपको 45,000 है, तो आधा साल और लगेगा, या फॉर्मूले पे डाल के निकाल लो। तो ऊपर आएगा 45, नीचे आएगा 90, काट दो तो 0.5 आएगा, और 4 में अगर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4.5। तो आंसर आ गया हमारा कितना बेटा, 4.5 ईयर। जो टेक्निक लगाते हैं तो हम लोग वही यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें कैसे पे बैक पीरियड में एक्सेप्ट रिजेक्शन रूल कैसे अप्लाई होते हैं, ठीक है, वो देख लो। A project is accepted only if payback period is lower than the target payback period set by the management। ठीक है, ये होता ही है कि मान लीजिए अपने 4-5 प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं, जैसे मान लो रिलायंस है, अडानी है, इनका कोई एक काम धंधा तो है नहीं, 200-250 कंपनियां हैं, सब में अपना पैसा लगाते होंगे, आता होगा। तो इन लोग को अपनी जो कंपनियां हैं इनका पेबैक पीरियड पता होगा कि इसमें इतना पैसा लगाते हैं 3,000 करोड़ 3 साल में रिकवर हो जाता है, इसमें लगाते हैं इतना 2 साल में रिकवर हो जाता है, किसी में 2.25 साल, किसी में 2.5 साल। तो सबका एवरेज कर लेते हैं कि ऑन एन एवरेज जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका पैसा हमें 3 साल में वापस आ जाता है। तो ये क्या बन जाता है उनका टारगेट पेबैक पीरियड, कि आप कहीं भी इनका इन्वेस्टमेंट करेंगे टारगेट यही होगा कि अपने जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑन एन एवरेज सब में 3 साल में पैसा आ जाता है अपना वापस। तो कहीं भी कोई नए प्रोजेक्ट पैसा लगाएगा तो वही उम्मीद करेगा कि कम से कम 3 साल में तो आ ही जाए, इससे ज्यादा समय ना लगे, है ना। तो वो क्या बन जाता है उसका टारगेट पेबैक पीरियड। तो कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो उसका पहले निकालता है पेबैक पीरियड,
और अपने टारगेट पे बैक पीरियड से कंपेयर करता है। तो अगर प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड हमारे टारगेट पे बैक पीरियड से छोटा आता है तो आदमी कहता है ठीक है भैया इन्वेस्ट कर देंगे, और अदरवाइज इन्वेस्ट हम लोग नहीं करते। ठीक है, मान लो हमारा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और उस प्रोजेक्ट में ये होता है कि जो हम पैसा लगाते हैं वो हमें 3 साल में वापस आ जाता है। ठीक है, 1 लाख लगाएंगे तो 3 साल में अपना वापस आ जाएगा 33,000 करके। तो हम कहीं भी दूसरी जगह पैसा लगाएंगे तो यही तो उम्मीद रखेंगे, और ये हर आदमी की होती टेंडेंसी भाई। अगर मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो दूसरी जगह कहीं जॉब करोगे तो 50,000 तो कम से कम चाहिए चाहिए, है ना। तो वो आपका क्या बन जाता है, टारगेट बन जाता है कि इतनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इतना तो हमें मिनिमम चाहिए चाहिए। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन ये क्या है, दो अलग अलग बातें क्यों कर रहा है। देखो अगर एक प्रोजेक्ट दे रखा होगा सवाल में तो ये रूल अप्लाई होगा। उस प्रोजेक्ट का क्या निकालोगे, पे बैक पीरियड निकालोगे, और उसको कंपेयर करेंगे किससे, टारगेट पे बैक पीरियड से। और अगर मान लो एक से ज्यादा सवाल में दे रखे हैं तो फिर टारगेट टारगेट कुछ नहीं होता। जो 3-4 प्रोजेक्ट दे रखे होंगे सवाल में सबका पे बैक पीरियड निकालेंगे, और लीस्ट वाले पे बैक पीरियड को क्या कर लेंगे, हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सवाल ऐसा भी हो सकता है जैसे अभी आपने देखा कि सिंपल पे बैक पीरियड निकाला है इसमें। हाँ, इसमें कोई डिसीजन लेने की बात नहीं कर रहा था सवाल, इसलिए नहीं ले रहे थे, वरना इसी में आगे बताता कि बताइए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें कि ना एक्सेप्ट करें, और ऐसे में आपको टारगेट ब्रेक इवन पॉइंट सवाल में देता। टारगेट पे बैक पीरियड, ब्रेक इवन पॉइंट बोल दिया हमने, तो टारगेट पे बैक पीरियड क्या कहता सवाल में दे देता। मान लो टारगेट पे बैक 4 साल देता तो प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट ना करते, कि हमारा आंसर कितना निकला है, 4.5 निकला है। यही टारगेट पे बैक मान लो 5 साल दे रखा होता तो एक्सेप्ट कर लेते। ठीक है, तो डिसीजन लेवाना होगा उसको तो ऐसा सवाल बनाएगा। तो इन सब का काम तभी लगेगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं जब कोई डिसीजन लेना होगा सवाल से। इसके बाद पे बैक रेसिप्रोकल, उसका भी फॉर्मूला बताया है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6, इलिस्ट्रेशन नंबर 6। इसके लिए आप पहले क्या कर लो, पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर लो। इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका 50 लाख रुपए का, और हर साल जो कैश इनफ्लो आएंगे वो 10 लाख के आएंगे। तो 50 लाख लग रहा है, 10 लाख आपका रिकवरी होगी, तो इसका मतलब है 5 ईयर में आपका पैसा क्या हो जाएगा, वसूल हो जाएगा। इससे आप निकाल लो पे बैक रेसिप्रोकल। फॉर्मूला होता है 1/पे बैक पीरियड, 1/5 यानी 0.2, या फिर अगर परसेंटेज में बात करें तो 20%। ठीक है, सिंपल है कि 5 साल में रिकवरी होगी तो 100 को /5 कर दो, 20% आ जाएगा, हर साल 20-20% रिकवर होगा, सिंपल सा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये तो। अब यहाँ निकालना हम लोग को पे बैक प्रोबेबिलिटी, एग्जाम्पल नंबर 7 में, इलस्ट्रेशन नंबर 7। शुरुआत के 10-12 एग्जाम्पल जो है वो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए दे रखे हैं। ठीक है, कि आपको रिदम वापस आ जाए, क्या क्या मतलब होता है वो देते हैं। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2 लाख रुपए का, एनुअल कैश इनफ्लो आएगा 40,000 8 साल तक। ठीक है, तो जो पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी होती है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, सम ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। अगर कैश इनफ्लो का सम करेंगे तो 40,000 रुपए 8 साल तक आएंगे, तो सब टोटल 3,20,000 रुपए आएंगे, और लग रहे हैं आपके कितने लाख रुपए, 2 लाख रुपए। तो पे बैक प्रोबेबिलिटी है 1,20,000। मतलब इसका सिंपल भाषा में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि अपना पैसा रिकवर करने के बाद कितना एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, उसी को बोलते हैं क्या, पे बैक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नाम ही समझो, जो पे किया है वो बैक आने के बाद कितना प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, सब नाम में ही असर छुपा होता है। तो जो हमने पे किया है बैक आने के बाद कितना प्रॉफिट, स्पेलिंग याद रहे अपना काम बन जाएगा। फॉर्मूला नहीं भी याद होगा, दिमाग लगाएगा आदमी निकाल लेगा। भाई होता सिंपल, किसी चीज का जो नाम है कुछ ना कुछ तो दिमाग लगा के बनाया गया होगा, अब हम तो बना नहीं दिया होगा। कोई
भाई कोई भी किसी चीज का नाम रखता है तो कुछ ना कुछ तो सोचता ही है। यहाँ बच्चा पैदा होता है उसका भी नाम रखते हैं तो घर वाले क्या होते हैं, बुआ है फूफा है, सब अपना सोच विचार के नाम रखते हैं कि नहीं नहीं भाई ऐसा होता है। मतलब किसी भी चीज का नाम रखा जाता है तो बड़ा सोच विचार के रखा जाता है, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट रहता ही रहता है। तो हर जितने भी अकाउंटिंग के अंदर नाम है उनके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहता ही है। अब आ जाते हैं बेटा डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड के अंदर बहुत सारे मेथड है, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड कहा जाता है किसको, एनपीवी को, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को ही सबसे हम लोग बेस्ट कहते हैं। तो जब भी सवाल में कोई मेथड नहीं बताएगा तो फिर हम लोग एनपीवी मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही हो सकता है कि देखो अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं दे रखा है सवाल में तो इसका मतलब इन्हीं चार में से कौन मेथड लगेगा, पता नहीं लग सकता ना। ये कभी कभी सवाल बहुत चालू बन जाता है, सवाल ये नहीं बताएगा कौन सा मेथड अप्लाई करना है। सवाल में डेटा दे रखा होगा, वो कहेगा बताओ प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें कि ना करें, तो तुम्हें मेथड स्वयं से चुनना पड़ेगा। समझ रहे हो, अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं दे रखा है तो वाले मेथड नहीं लग सकते जो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, यही चारों में से लगेंगे। और इन चारों में सबसे सही ये वाला होता है, पहला वाला, ठीक है। और अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है तो उसमें है 7 मेथड, और उन सातों में सबसे सही होता है एनपीवी टेक्निक, ठीक है। सबसे सही क्या होती है, एनपीवी टेक्निक। तो जो डिस्काउंटिंग वाले हैं, नॉन डिस्काउंटिंग वाले, उसमें सबसे अच्छा मेथड एआरआर है। कुछ नहीं बताता तो फिर हम लोग एआरआर लगाते हैं। और जो नॉन डिस्काउंटिंग वाले हैं इनमें अगर कभी कुछ कहीं नहीं बताएगा सवाल तो हम लोग कौन सा लगाएंगे, एनपीवी टेक्निक लगाएंगे। ये उन सवालों पे जरूरत पड़ेगी जब सवाल मेथड नहीं बताएगा, तो उस समय नीड अराइज होती है कि हम लोग किस मेथड सवाल को लगाएं। चलिए वापस आ जाते हैं। तो जो भैया डिस्काउंटिंग वाली टेक्निक है, ठीक है, इसके अंदर पहला इन्होंने लिखा है क्या, डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड। तो उसमें कुछ नहीं होता, ये जो पे बैक पीरियड है इसी के फॉर्मूले से निकाला जाता है। फर्क होता है कि पे बैक पीरियड निकालने में आप कैश इनफ्लो का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ सवाल में किया। और जो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकाला जाता है उसमें हम लोग कैश इनफ्लो का ना इस्तेमाल करके डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो का इस्तेमाल करते हैं। पहले इनकी डिस्काउंटिंग करेंगे, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे इसको लगाने में। तो फॉर्मूले में बस इतना फर्क आता है, यहां जहां लिखते हो कैश इनफ्लो वहां हम लोग लिखते हैं डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, ठीक है। वहां क्या लिखते हैं हम लोग, DCI, बाकी एज इट इज यही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड में। तो ये हो गए हमारे ABCD, या ABCD हटा के 1 2 3 4 कर देते हैं, काउंटिंग करने में सही रहता है। ये पहला मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड हो गया, ये तीसरा मेथड हो गया, और ये हो गया हमारा चौथा मेथड। अब आएगा पांचवा मेथड, चलो यही जगह है तो यही लिखेंगे, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। तो ये कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला भी वही होता है, नंबर ऑफ ईयर बिफोर फाइनल रिकवरी, नंबर ऑफ ईयर बिफोर फाइनल रिकवरी प्लस बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड डिवाइड बाई discounted cash inflow in the year of final recovery। डिस्काउंटेड कैश फ्लो पीरियड में ये वाला केस कभी नहीं आएगा, कैश इनफ्लो समान, क्योंकि कैश इनफ्लो अगर समान भी होंगे तो जैसे उसकी डिस्काउंटिंग करोगे वो असमान हो जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे, तो खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। तो कभी भी डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड में ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, हमेशा कौन सा लगेगा, सेकंड वाला ही फॉर्मूला लग पाएगा, पहला फॉर्मूला वहां
नहीं लग पाता, इसलिए वही फॉर्मूला लिखवाया, इसके अंदर कोई केस नहीं, इसी से लगाना है आपको। तो ये हो जाता है हमारा पांचवा मेथड। और अब आते हैं इसके सवाल पे। तो सवाल है हमारा भैया इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होती है वो हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सहायता से निकालते हैं। जो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो होती है WACC वाली कॉस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पढ़ते थे ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, पे पढ़ते थे एकदम WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट को अप्लाई करते हैं। आउटफ्लो है 60,000 रुपए का, इनफ्लो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे लग रहा है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8। सबसे पहले ईयर 1 2 3 5 5, 10 15 20 25 और फिर 20। ये हमारे कैश इनफ्लो। तो यहाँ लिखोगे आप डिस्काउंटिंग फैक्टर, जिसका रेट कितना बताया इन लोगों ने, 10% का। तो 10% के तो वैसे याद ही होंगे, अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम दे के आए हो कुछ लोग। 751683621। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं 10% के रेट पे। तो अब कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारा क्या, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके लिखना मांगता है, चलो मल्टीप्लाई करवाओ फटाफट। पहले वाले का तो वही है, 90 90 आ जाएगा। दूसरे वाले का 12,390, 20,000 इंटू 751, 15,020। सत्रह 275, 17,075, 17,075। और फिर निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। तो 9090, 12,390, 21,840, 36,500, 17,075, 53,575 और 12,420, 65,995। पैसा लगाया था हम लोगों ने, अगर याद हो तो यहाँ 60,000 रुपए। तो 4 साल तक तो 53,000 आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हो रही है आपकी क्या, फाइनल रिकवरी। तो पे बैक पीरियड डिस्काउंटिंग वाले का फॉर्मूला लगा दोगे, नंबर ऑफ ईयर बिफोर फाइनल रिकवरी डिवाइड बाई बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड। लगाया था 60,000 और चौथे साल तक। ठीक है, इनको भी सिंपल। ठीक है, यहाँ जो ईयर लिखा है वहां तक का क्यूमुलेटिव वाला पैसा यहाँ लिखते हो, इससे पता चल जाता है कितना अमाउंट बैलेंस रिकवर करना है। डिवाइड बाई डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो इन द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी। इसको कर लेंगे सॉल्व और आ जाएगा मस्त सा आंसर। तो 4.52 ईयर। तो 4.52 ईयर अपना आंसर निकल के आ जाएगा इस तरीके से। अब इसके भी एक्सेप्ट रूल क्या है, वही है। टारगेट पे डिस्काउंटेड पे बाय पीरियड से क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। उसी को कट ऑफ वैल्यू या टारगेट वैल्यू कहा जाता है, उससे कंपेयर करेंगे। उससे कम आएगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, ज़्यादा आएगा तो मना कर देंगे। और अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट दे रखे होंगे तो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, जिसका डिस्काउंटिंग पे पीरियड क्या होता है, नॉर्मली सबसे कम होता है। वैसे अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करोगे
तो जो आप नौकरी करने जाओगे और ये मान लो ये काम आ भी गया आपके पास, तो आप केवल कैलकुलेट करके वैल्यूज दोगे। डिसीजन लेना तुम्हारा काम नहीं है। डिसीजन मेकिंग के लिए बैठे हुए हैं कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स लोग, ठीक है। तो आप कंपनी के डायरेक्टर तो बनोगे नहीं अभी शुरुआत में, ठीक है। आप क्या करोगे, वहाँ अकाउंटिंग वाले उसके अंदर जाओगे, अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर जाओगे, और वहाँ आपको कॉस्टिंग वाला का रोल मिलता है, और उसके अंदर ऐसा एफएम वाला रोल मिलता है। तो ये सब काम करके आपसे दोगे, तो डायरेक्टर लोग आपको फ़ोन करेंगे, कहेंगे भैया प्रोजेक्ट आया, जाओ इसकी एनपीवी निकाल के लाओ। तो तुम्हें डिसीजन नहीं लेना होगा, एनपीवी निकाल के तुम दोगे। डिसीजन लेना है नहीं लेना, करना नहीं लेना, उनके बस की बात, ठीक है। जैसे मान लो कोई हमने सपोज कर लो एनपीवी निकाली और 100 रुपये एनपीवी आई, तो वैसे अगर प्रैक्टिकली देखे तो एनपीवी मेथड कहता है पॉजिटिव आया तो एक्सेप्ट करो, वैसे तो मेथड की बात माने तो एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन डायरेक्टर कहता है 100 रुपये बचेंगे, क्या एक्सेप्ट करेंगे, बड़ा नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बात समझ रहे हो। तो डिसीजन लेना डायरेक्टर लोग का काम, तो वो अपना काम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता, यहाँ सवाल लगाने में दे रखा होता है कि चलो आज नहीं तो कल मान लो, हो सकता है तुम ही डायरेक्टर बन जाओ, समझ रहे हो। अपनी ही कंपनी खोल दो, अगर वैसे डायरेक्टर नहीं बन सकते लेकिन अपनी कंपनी खोल के तो खुद ही डायरेक्टर बन सकते हैं ना, बन जाएगा आदमी। दूसरा हो जाता है भैया हमारा क्या, एनपीवी टेक्निक, एनपीवी मेथड। 1 2 3 4 5 हो चुके थे हम लोग के यहाँ पे। छठवा हो जाता है क्या हमारा, एनपीवी मेथड। और एनपीवी कैसे निकाली जाती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट। एनपीवी पॉजिटिव होती है प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, नेगेटिव होती है नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बाद एक और मेथड आता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीआई यानी प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड, जिसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही होता है, बस यहाँ 2 बिंदी रख जाती हैं, ठीक है। तो इसमें माइनस करके आंसर निकाला जाता है, इसमें डिवाइड करके निकाला जाता है। इसमें एक्सेप्ट तब करते हैं जब ये पॉजिटिव हो, इसमें एक्सेप्ट तब करते हैं जब इसकी वैल्यू क्या हो, 1 से ज़्यादा। 1 से ग्रेटर देन होता है पीआई एक्सेप्ट कर लेते हैं, 1 से लेस देन होता है पीआई को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सब मेथड होते हैं। तो एनपीवी और पीआई के सवाल अब आएंगे आगे चल के। हमें देखो एक्सेप्ट रिजेक्शन रूल में लिखा होगा कि अगर पीआई पॉजिटिव हो तो एक्सेप्ट करो, और पीआई एनपीवी क्या आ जाए, अगर निगेटिव आ जाए तो फिर रिजेक्ट मार दो। और इसका काम लगेगा कैपिटल रजिस्टरिंग वाले में, तो जब रजिस्टरिंग में आएंगे तब आपको बताएंगे। अब यहाँ देखो सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 है। ए बी 2 प्रोजेक्ट है, दोनों में 60 लाख रुपए लगने हैं कॉस्ट, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। इसका मतलब समझते हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब सिमिलर कैसे हो सकते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक दूसरे से इनका कोई मतलब नहीं है, चाहे तो हम ए में पैसा लगाएं चाहे तो बी में लगाएं, और पैसा आ जाए तो दोनों में भी लगा सकते हैं, समझ रहे हो। पैसा अगर ज्यादा हो तो क्या कर सकते हैं, दोनों में। कहते नहीं ये मेरा एक्सक्लूसिव शोरूम है, एक्सक्लूसिव शोरूम का मतलब है कि उस एरिया में ऐसा कोई और शोरूम नहीं, दूसरा होगा तो मेरे जैसा नहीं, अलग अलग हो गए, सिमिलरिटीज नहीं होती। तो जब सिमिलरिटीज नहीं होती तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सक्लूसिव। यानी ए कोई और काम धंधा होगा, बी कोई और काम धंधा होगा, ए होगी मान लो परचून की दुकान, किराने वाली दुकान, तो बी किसी और चीज की हो, कपड़े वाली दुकान, एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं, एकदम अलग अलग। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो बार बार वर्ड आता है तो हल्का समझना जरूरी है। अब प्रोजेक्ट बी की जो लाइफ है वो कितने साल है, 3 साल है। प्रोजेक्ट ए की लाइफ 4 साल है। सैलवेज वैल्यू किसी में नहीं है, रेट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है, इन्फ्लो वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ देखो बता नहीं रहा है, कुछ बताइए क्या कि कौन सा मेथड लगाना है, कुछ बता रहा है, वही बता रहे थे
कि अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी हो, कुछ ना बताए, तो एनपीवी ही मेथड ही लगाना होता है। यहाँ कौन सा मेथड लगाएंगे हम लोग? एनपीवी मेथड ही लगाने वाले हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 9। ईयर मैक्सिमम 1 2 3 4। डिस्काउंटिंग फैक्टर पहले लिख लो क्योंकि वो कॉमन हो जाते हैं। 15% के रेट से, वो भी दे रखे होते हैं तो निकालना नहीं होता है। दे रखे हैं, चुपचाप वही लिखोगे। फिर दो प्रोजेक्ट होंगे, एक प्रोजेक्ट ए हो गया, एक प्रोजेक्ट हमारा बी हो गया। कैश इनफ्लो, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। बी प्रोजेक्ट 3 साल तक ही चलेगा तो 3 साल तक पैसा लिखोगे, ए 4 साल तक चलेगा तो 4 साल तक पैसा लिखोगे। 60, 110, 120, 50, 100, 130 और 50। इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, भरना है। मल्टीप्लाई करने के बाद सम करेंगे तो आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसमें से माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो यहीं पे क्या आ जाएगी? इसकी एनपीवी आ जाएगी। तो अब कर दो बेटा मल्टीप्लाई। और आउटफ्लो दोनों ही प्रोजेक्ट में 60 लाख का था, तो ये तो सिस्टम सेट है कि 60 ही लाख आएगा दोनों में। चलो मल्टीप्लाई करो बेटा। 52.20, 110, 10556, 83, 16, 658 इंटू 120, 78.96, 572 इंटू 50, 28.6। सम करो इसका। दो सौ बयालीस 5992। ये कितना आ जाएगा? 218। अच्छा, ये हम कह रहे माइनस करके कितना बता रहा है? 218.18 माइनस कर देंगे। कुल मिला के एक एनपीवी ज्यादा है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ बेटा, लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नीचे अब देखो, इस सवाल की थोड़ी खराबी है, लिख तो ये कैश इनफ्लो रहा है, लेकिन सवाल लगाने में इसको कैश इनफ्लो की तरह ट्रीट नहीं किया गया है। इसको ट्रीट करी से पीबीडीटी के जैसा, पहले डेप्रेशन माइनस करी से, फिर टैक्स माइनस करी से, और फिर डेप्रेशन वापस जोड़ी से। समझ रहे हो? तो मतलब फिर कैश इनफ्लो का है लिख रहे थे, इसको क्या लिखते तुम? पीबीडीटी। तो जब एग्जाम में आएगा तो सही होके आएगा।
और अगर ये पीबीडीटी है तो जो हम लोगों ने लगाया वो सब गलत हो गया। समझ लो। तो जब आपके पास बुक आ जाएगी तो काट के क्या लिख लेना, पीबीडीटी। और अगर ये पीबीडीटी है तो ये सोल्यूशन ऐसे थोड़ी ना आएगा, तो जो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। करना पड़ेगा इसको। तो ये जो दे रखा है वो दे रखा है पीबीडीटी। सबसे पहले इस पे आप डिप्रेशन निकालोगे, माइनस करोगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स निकाल के घटाओगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये टैक्स निकाल के माइनस कर देना, सीधा पैट निकाल लेना। पैट के बाद डिप्रेशन वापस जोड़ दोगे तो आ जाएंगे कैश इनफ्लो, और डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। अभी जो बन रहा है वो प्रोजेक्ट ए का बन रहा है ऐसे, फिर वैसा ही प्रोजेक्ट बी का बनाना रहा। इनका सम कर लेंगे तो आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, आउटफ्लो माइनस कर देंगे जो कि 60 लाख का है, तो फिर यहाँ से आ जाएगी इन पीवी। ठीक है, तो आओ फिर से कैलकुलेशन करो बेटा। 60 लाख का प्रोजेक्ट है, कुछ बताया तो गया नहीं है, तो एसएलएम मेथड लगाओगे। 60 लाख डिवाइड बाई यहाँ पहला प्रोजेक्ट 4 साल का था, तो 15 15 15 डिप्रिसिएशन लगेगा। माइनस कर दोगे, आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 95, ये आ जाएगा 105, ये आ जाएगा 35। टैक्स जाना है भाई 33.99, तो 45 माइनस 33.99%, तो 2970। 95 माइनस 33.99%, 6270। 105 माइनस 33.99%, 69.31। और 35 माइनस 33.99%, 2310। अब इसमें डिप्रेशन वापस जोड़ दो, 2970 प्लस 15, 4470। फिर 62 में 15 और जोड़ दोगे, 77 71। इसमें 15 और जोड़ दोगे, 84 31। इसमें 15 और जोड़ दोगे, 38 10। चलो डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर लो। और ऐसा ही बनाएंगे हम लोग प्रोजेक्ट बी। मल्टीप्लाई करके सम करके बताओ कितना आएगा। 274.91, 174.91 बताया जा रहा है। माइनस करोगे तो 114.91 पीवी आ जाएगी। सौ 130 और 50, 100 130 और 50 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ डिप्रेशन लगेगा 20 20 20 का, क्योंकि एसेट की वैल्यू 60 लाख है, लेकिन लाइफ कितने साल हो गई है, 3 साल हो गई। तो 20 20 माइनस कर दोगे तो ये 80, 110 और 30 आ जाएगा। इस पे माइनस कर दो टैक्स, 52.81। 20 ऐड कर दोगे तो 70,
2.81 हो जाएगा, और इसी समय अगर 0.87 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर की वैल्यू आ जाएगी 63.34। 110 माइनस 33.99%, तो ये हो गया हमारा 72.61, ये हो जाएगा 92.61, और इंटू 756 कर दो लगे हाथ, तो इधर का आ जाएगा 70.01। ऐसे ही भरा जाता है, इससे जल्दी काम हो जाता है, वो वैल्यू बार बार टाइप नहीं करनी पड़ती आपको। तो 30 माइनस 33.99%, तो 1980, ये 20 जोड़ोगे 3980 हो जाएगा, और इंटू 685 कर दोगे तो ये हो जाएगा 26.27। लगे हाथ इनका सम कर देंगे, ये हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, आउटफ्लो माइनस कर देंगे तो आ जाएगी यहाँ पे एनपीवी। कितना बड़ा सम? 160, और 60 माइनस कर दोगे तो 100.61। ठीक है, तो यहाँ 114 आ रहा है, यहाँ 100 आ रहा है, तो इसका मतलब इसको लगाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो एक आप लोगों ने और टेक्निक पढ़ी थी, ईएसी, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट टेक्निक, और वो उन जगह पे लगाई जाती थी जहाँ पे प्रोजेक्ट की लाइफ अलग अलग होती थी। तो अगर उसके आगे सवाल को बढ़ाएं एज अ फाइनल स्टूडेंट, तो फिर वो टेक्निक अपनानी चाहिए, और ऐसे में हो सकता है डिसीजन आपका चेंज भी हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा तो वही है, लेकिन अभी इन लोगों ने इससे लगा रखा है। ठीक है, ज़्यादा अच्छा तो वही है, तो अगर वो हम लोग लगाते तो आपको कुछ नहीं करना होगा। इस एनपीवी को क्या करते, 4 साल के पीवी एफ से डिवाइड कर देते, जो इनका सम आता उससे डिवाइड कर देते, तो क्या आ जाता हमारा ईएसी आ जाता, इक्विवेलेंट एनुअल। उसके बिहाफ पे हो सकता हमारा आंसर आए अलग। तो इसका निकालो जरा, ईएसी कितना आएगा इस वाले का, अगर ईएसी निकाला जाए इस प्रोजेक्ट का, ईएसी निकाला जाए तो 114.91 डिवाइड बाई इन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का सम 0.870, 0.756, 0.658। यहाँ पे एक हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी है, 658 था लेकिन हम लोगों ने 685 लिख दिया था, तो हल्की सी वैल्यू चेंज हो गई होगी। इसकी जरा कैलकुलेशन फिर से चेक कर लो, ये वैल्यू कुछ और आएगी, ये वैल्यू कुछ और आएगी, और हल्का सा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। 26 19 सम 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 टोटल 159, तो ये हो जाएगा 99.44, तो हल्का सा वेरिएशन आ जाता है इससे। इनका सम हो रहा है आपका 2.856, और ऐसा करते हैं तो 114.91 डिवाइड बाई 2.856, यहाँ पे आ रहा है 4023, और इसको ईएसी नहीं बोलेंगे, ईएवी बोलेंगे, इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट। जब आउटफ्लो माइनस कर देते हो तो नाम ईएबी होता है, जब केवल खर्चे खर्चे सवाल में दे रखे होते हैं तो नाम फिर ईएसी होता है। ईएसी वाले में कम वाले को चुनते हैं, ईएबी में ज्यादा वाले को चुनते हैं। समझ रहे हो, ईएबी में क्या करते हैं हम लोग, ज्यादा, इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट। जब आप एनपीवी निकाल चुके होते हो तो वहां ईएसी ना बोल के ईएबी बोला जाता है, इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट। तभी लिखवा देंगे आपको नोट्स में, चिंता मत करो। यहाँ पे अगर देखें तो ये हो गया 99.54, और अगर इनके डिस्काउंटिंग फैक्टर का सम करें तो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है 2.284, तो 99.54 डिवाइड बाई 2.284, तो ये हो गया 43.58। तो अगर ईएबी का डिसीजन ले, ईएबी के बिहाफ पे डिसीजन ले तो बी प्रोजेक्ट अच्छा है, खाली एनपीवी के बिहाफ पे डिसीजन ले तो ए प्रोजेक्ट अच्छा है। ठीक है,
तो जब भी प्रोजेक्ट की लाइफ डिसिमिलर होती है तो फिर एनपीवी की जगह पे हम लोग ईएबी का इस्तेमाल करते हैं, इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कभी कभी सवाल में ऐसा भी होगा, ठीक है, कि खर्चे खर्चे दे रखे होंगे, ये मशीन खरीदो 60 की लगेगी, वो मशीन खरीदो 80 की लगेगी, इसको एनुअल मेंटेनेंस में इतना पैसा लगेगा, इसके एनुअल मेंटेनेंस में इतना लगेगा, इसको ओवरहॉल कराएंगे इतना पैसा लगेगा, इसको ओवरहॉल कराएंगे इतना पैसा लगेगा, क्या आएगा वो बताइए नहीं करेगा, जाएगा क्या, वही सब दे रखा होगा, खर्चा खर्चा खर्चा। तो आप उस मशीन में इन्वेस्ट करते हो जहां खर्चे क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा, हमेशा नहीं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं या कोई भी डिसीजन सिर्फ व्यापार में लिए जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई पर्सनल चीज आपको यूज करनी, उसमें भी डिसीजन लेते हो। मान लो कार खरीदनी होती है, डिसीजन नहीं लेते हो कौन सी कार ले, अपने आवश्यकता के अनुसार कि आपका बजट कितना है, प्लस किस कार में कितना मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, कितना उसका एवरेज देगी, है ना, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आदमी क्या करता है, डिसीजन लेता है और अपने हिसाब से एक बेहतर कार को परचेज करता है। तो अब कार को चलाना ऑब्जेक्ट, लेकिन डिसीजन तो वहां भी ले रहा है, तो ऐसे में कहाँ पैसा आएगा, भाई कार लेकर किराए पे चलाओ तो वो अलग तरीके के डिसीजन लेगा, वो तो एनपीवी लगाएगा, क्या आएगा क्या जाएगा, लेकिन कार तो हमें चलाने के लिए लेनी ना। तो यहाँ पे आप केवल खर्चे पे डिपेंडेंसी करोगे, इनकम तो कोई आएगी नहीं। तो ऐसे हालात में हम लोग ए बी ना निकाल के क्या निकालते हैं, ए सी। फिर ऐसे में आपको खर्चे खर्चे दे रखे होंगे, उन खर्चों की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, उनका सम करेंगे और पीवी एफ से करेंगे डिवाइड, तो आ जाता है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, और जिसमें कम आता है उसको हम लोग चुन लेते हैं। तो ये दोनों बातें भी और लिख देते हैं। तो दो और मेथड आ गए पिक्चर में, अभी तक थे 7, तो इनको भी मेथड का नाम दिए दे रहे हैं हम। 7 के बाद हो गया हमारा मेथड नंबर 8। तो एक हो जाता है एसी, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट, यानी ईएबी टेक्निक। ठीक है, तो ईएबी कैसे निकाला जाता है, एनपीवी डिवाइड बाई क्या करते हो, पीवी एफ। ठीक है, चूज करते हैं उस प्रोजेक्ट को whose EAB is, और एक हो जाता है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट टेक्निक, EAC। ये उन सवालों में लगाई जाती है जहां पे इनफ्लो दे ही नहीं रखे होते हैं, तो सिर्फ क्या होते हैं आपके पास, आउटफ्लो आउटफ्लो आउटफ्लो। तो उन आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और इसको डिवाइड करते हैं किससे, पीवीएफ से, और फिर उसमें चूज करते हैं उस प्रोजेक्ट को whose EAC is, EAB and EAC are usually used या normally used, normally used where life of projects are not similar। तो इन दोनों मेथड का प्रोजेक्ट का यूज मेनली हम लोग उन जगह पे करते हैं जहां आपकी प्रोजेक्ट के लाइफ में क्या हो, डिस्पैरिटी हो, यानी सिमिलरिटी ना। अगर सिमिलरिटी होती है तो फिर अपना आंसर एनपीवी पे ही खत्म कर देते हैं, डिससिमिलरिटी होती है तो इन दोनों में से कोई एक मेथड लगाते हैं। अगर सवाल में एनपीवी तक निकल जा रही है तो फिर यही मेथड लगाते हैं, तो सवाल में इन्फो नहीं दे रखे होते हैं तो ये वाला मेथड लगा देते हैं। ठीक है, समझ गए। इसके बाद जो है भैया
अब एनपीवी के कुछ एडवांटेज लिखे हैं कि ये कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। तो उन चार मेथड का ये डिसएडवांटेज था कि वो इग्नोर करता था टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। जो अगले 6-7 मेथड पढ़ने वाले हो इन सबका ये एडवांटेज में पहला पॉइंट यही आ जाता है, ये कंसीडर करता है टाइम वैल्यू को, कंसीडर करता है, ये अच्छी बात हो जाती है। इसके बाद और कहानी दे रखी लंबी चौड़ी। अब उन सब मेथड में लिखा था कि इजी होते हैं, इनमें क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है। अब इस मेथड का जो सबसे खराब एनपीवी है, मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग है वो ये मानती है, जो डिस्काउंटिंग फैक्टर आप लेते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे इस सवाल में लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया, कितने परसेंट लिया, 15%। ठीक है, तो देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हर साल सिमिलर नहीं रह सकती ना, प्रैक्टिकल लाइफ में हर साल वेरी कर सकती है। कि अभी आप डिवेंचर्स अभी लोन लो तो 10% में मिल रहा, अगले साल ले तो 12 मिल रहा है, कभी को 8 में मिले। यूजली ये जम्पशन होता है कि ऑन एन एवरेज 15 पकड़ लेते हैं, ऑन एन एवरेज 10 पकड़ लेते हैं, ऑन एन एवरेज 12 पकड़ लेते हैं। जबकि सबसे इनका एग्जैक्ट प्रोजेक्शन निकालना कितना टफ हो जाता है कि अगले 5 साल में हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगी। हो सकता है अगले 5 साल में हम डिवेंचर का पेमेंट करते, डिवेंचर खत्म ही हो जाए अपनी कंपनी में। हो सकता है लोन चुका दें, हो सकता है और लेना पड़ जाए, महंगे रेट में लेना पड़ जाए, सस्ते रेट पे लेना पड़ जाए। तो हमेशा समान मात्रा में चलता रहे, ये पॉसिबिलिटीज प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी कम होती है। तो इसलिए इसके डिसएडवांटेज में लिखा हुआ है ना, कि ये जो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक डिस्काउंटिंग फैक्टर, एक फोरकास्टिंग ऑफ कैश इनफ्लो, तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं फोरकास्ट करना प्रैक्टिकल लाइफ में। एग्जैक्ट कितने आने वाले हैं, इनका एक्यूरेट अंदाजा लगाना कितना टफ होता। तो सब थ्योरेटिकल बातें ही लिखी हैं, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं निकलेगा हम लोग को। अब एक यहाँ दो वर्ड आते हैं, आगे चल के मिलेंगे सवालों के अंदर, तो इनका मतलब समझना है। एक होता है कन्वेंशनल कैश फ्लो, एक होता है नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो। कन्वेंशनल कैश फ्लो हम लोग उसको बोलते हैं जहां पे कैश आउटफ्लो आपका एक ही बार होता है, किसी प्रोजेक्ट में आज पैसा लगा दोगे बस, फिर लगाना नहीं पड़ेगा, बस निकालते रहो। और एक होता है नॉन कन्वेंशनल, इसको बोलते हैं कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तब भी कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, और फिर बीच बीच में और पैसे आपको लगाने पड़ेंगे व्यापार के अंदर। प्रैक्टिकल लाइफ में यही वाला चलता है। कोई भी व्यापार ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए 10 साल के लिए आपने कोई दुकान खोली तो एक ही बार कैपिटल लगाओगे, दोबारा नहीं लगानी पड़ेगी। एक बार कैपिटल लगाओगे, पता लगा एसी खराब हो जाएगा, तो फिर लगाना पड़ेगा आपको 50,000 रुपये। फर्नीचर बनवाया, दीमक खा गए, 4 साल बाद फिर फर्नीचर चेंज कराना पड़ेगा। या फिर फैशन बढ़ गया है, चेंज हो गया है, सबकी दुकान एकदम बढ़िया सजावट के साथ है, तुम्हारी दुकान पुरानी दुरानी होगी तो आदमी नहीं आता है। आजकल ये भी तो होता है कि भाई देखने में चीज़ें अट्रैक्टिव लगे, वहीं आदमी जाता है, वहीं चीज़ें खरीदता है। ठीक है, मान लो मोहल्ले में 2 किराने की दुकान होती है, तो उस किराने की दुकान में जाते हो जहाँ पे सामान सही सिस्टमेटिक रखा है ना, अच्छे से बिहेव कर रहा है, तरीका है कि हाँ भाई जाओ पैसा दो सामान लो चले जाओ अपना, फटाफट पैक करके प्रॉपर देता है। एक आदमी के हाथ में पकड़ा देता है, एक आदमी के पन्नी में डाल के प्रॉपर देता है, तो तुम उसी के यहाँ जाओगे, कॉमन सेंस है। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो यही वाला चलता है। लेकिन अभी तक के जो आप सवाल लगा रहे थे उसमें क्या चल रहा था, ये वाला कि एक ही बार पैसा लगा रहे थे कि इधर प्रोजेक्ट में 60 लाख लगेंगे, बात खत्म हो गई। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे कोई प्रोजेक्ट नहीं होते कि एक बार पैसा लगाओगे बस काम खत्म हो गया, बीच बीच में आपको लगाना पड़ता है और पैसे। ठीक है, या प्रैक्टिकल लाइफ में ये कह लो कि एक बार में आदमी सारा पैसा लगाता नहीं, समझ रहे हो। ये भी कहने का दूसरा तरीका है कि अगर मान लो किसी प्रोजेक्ट में 60 लाख लगने भी होंगे तो एक साथ थोड़ी लग जाएंगे 60 लाख, जब जरूरत होगी धीमे धीमे करके आदमी लगाएगा। समझ, जैसे मान लो अभी दुकान ही बनवानी, एक शोरूम बनवाना है, हमको पता है कि भाई शोरूम बनाने में टोटल 1 करोड़ का कैपिटल लगेगी, लेकिन पहले दिन ही 1 करोड़ थोड़ी लग जाएंगे। पहले आदमी जमीन खरीदेगा,
उसमें पैसे लगेंगे 30-40 लाख रुपए। फिर बनवाएगा उसको, कंस्ट्रक्शन करवाएगा, तब लगेंगे। अब कंस्ट्रक्शन एक दिन का काम तो नहीं कि इधर पैसा दिया उधर बन गया हवा में, लगेंगे 2 4 6 महीने, समझ रहे हो। फिर थोड़े पैसे उसके बाद खर्चा होंगे फर्नीचर वर्नीचर पे। फिर तुम कोई अगर मान लो लाइसेंस वाला बिजनेस, तो पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, फिर लाइसेंस आएगा, फिर बिजनेस स्टार्ट करोगे, इन सब में लग जाएंगे 2 3 4 साल। सब प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ऐसे लगता है। जैसे आपने देखा नहीं, सारा अस्पताल देखा है, नहीं देखा है, सुना तो होगा ही होगा, और उसका नाम हो गया मैक्स। हम लोग तो वहाँ ऑडिट करने गए हैं। तो जो मैक्स अस्पताल है वो है करीबन 26 27 फ्लोर का टोटल, और हेलीपैड वगैरह भी है, उसको सब अगर काउंट कर लेंगे तो 30 फ्लोर का है। जितना ऊपर दिख रहा है उतना ही जमीन के अंदर है। जब नींव इन सब में ऐसे नहीं भरी जाती कि थोड़ा गड्ढा खोदी 4 फुट अपना नींव भर गई, समझ रहे हो। जितनी ऊंची इमारत बनानी होती उतनी गहरी नींव खोदी जाती है। मैंने बताया 30 फ्लोर का टांग दी और जमीन में केवल 3 फुट गड़ा हुआ है, हवा चली गिर जाएगा पट्टा से, थोड़ी तेज हवा भी चल गई नीचे आ जाएगा। तो नीचे इतना, इसका कंस्ट्रक्शन होने में लगे थे 7 साल, पूरा बनने में 7 साल लग गए थे, ये समझ लो। तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो कोई एक साल में थोड़ी बन जाते हैं। तो अब इसका मगर अगर प्रोजेक्ट एनालिसिस की गई होगी तो आउटफ्लो एक बार में थोड़ी लगा होगा। पहले साल इतने करोड़ों रुपए, अगले साल इतने करोड़ों रुपए, उसके तीसरे साल इतने करोड़ रुपए, 7 साल तक आउटफ्लो दिख रहे होंगे। तो इनफ्लो आना चालू हुए थे 8वें साल से। फिर अपना लगाइन होगा दिमाग कितने साल तक आएगा, ये होगा वो होगा। उसके बाद अब नहीं चल पाया तो मैक्स वालों को क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। अब वो लोग चला रहे हैं अपना। तो अगला मेथड हमारा क्या है बेटा, पीआई। और पीआई वाले को हम लोग कॉस्ट बेनिफिट रेशियो मेथड भी कहते हैं, ठीक है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। तो जो पीआई का दूसरा नाम है वो क्या है भैया, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो टेक्निक। हो सकता है एग्जाम में कहीं पूछ ले तो लिख लेते हैं, यहाँ पे कॉपी में लिख लेना। इट इज ऑल्सो known as cost benefit। पीआई का सवाल आ रहा है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। 4 साल के आपको कैश इनफ्लो दे रखे हैं, प्रोजेक्ट में लगा है 70,000 रुपए और डिस्काउंटिंग का रेट है 10%। और लगवा देते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 10। रजिस्ट्रेशन नंबर 10 हो जाएगा यहाँ पे। ईयर 1 2 3 4 गैस इनफ्लो 25,000, 30,000, 18,000 और 16,000। डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है आपको 10% के रेट से, तो 0.909826751 और 683 मल्टीप्लाई करो तो कितना आया बेटा, टोटल 71,972। और आउटफ्लो लग रहा था हमारा 70,000 रुपए का। कितना, डिवाइड करो, डिवाइड 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 करना, पीआई निकालना है ना। 1.0। तो पीआई अगर 1 से ज़्यादा हो तो फिर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, कम हो तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वैसे यहाँ कम ज़्यादा नहीं पूछा था तुमसे, कहीं इसका पीआई निकाल लो बस, तो निकाल के बता दो, तो पीआई का अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिसीजन रूल क्या है कि अगर पीआई की वैल्यू क्या हो, मोर देन 1 हो तो एक्सेप्ट करो,
और रिजेक्ट करते हैं अगर क्या हो, लेस देन। अगर पी आई एग्जैक्ट 1 है तो इसका मतलब फिर इनडिफरेंस पे हो। एक्सेप्ट करने में कोई फायदा नहीं है, रिजेक्ट करने में कोई नुकसान नहीं। अब आएंगी धीमे धीमे फाइनल लेवल वाली चीजें, अभी तक तो बच्चों वाली चीजें चल रही थी, ठीक है। अब आएंगे असली में फाइनल लेवल वाली धीमे धीमे क्या। अब देखो 11th क्वेश्चन क्या है और कैसे डील होगा ये समझो। एक प्रोजेक्ट दे रखा है 1, एक प्रोजेक्ट दे रखा 2। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन्फो भी तुमको निकाल दी, सब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन्फो निकाल के बता दिया है। आउटफ्लो भी दे दिया है, लाइफ 5 साल की है। तो अगर एनपीवी निकाली जाए इसकी, तो एनपीवी इसकी आएगी 15,000 ना, और इसकी आएगी 20,000, ठीक है। एनपीवी इसकी 15,000 आएगी, इसकी कितनी आएगी, 20,000 आएगी। इसके बिहाफ पे देखें तो ये वाला प्रोजेक्ट अच्छा है एनपीवी के बिहाफ पे। पीआई अगर निकालें तो इसकी पीआई आ रही 1.25, इसकी आ रही कितनी, पीआई के हिसाब से ये आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेथड आपने अलग चुना तो हो सकता है डिसीजन आपका क्या हो जाए, बदल जाए। जैसा इस सवाल में देख रहे थे आप कि एनपीवी के बिहाफ पे डिसीजन ले तो ये अच्छा लग रहा है, और इसके बिहाफ पे डिसीजन ले तो ये अच्छा लग रहा है। लेकिन किसके हिसाब से लिया जाए इस सवाल में, ज्यादा अच्छा क्या है, ईएबी, क्योंकि लाइफ डिसिमिलर होती है तो एनपीवी मेथड अच्छा नहीं माना जाता है, तो लगाना चाहिए ईएबी। वही ज्ञान तुम्हें यहाँ लगाना है, ठीक है। कि आखिरी में कौन सा चुना जाए, ठीक है। देखो यहाँ क्या बताया गया है, कह रहा पीआई हायर है प्रोजेक्ट 1 का, ये हायर बेनिफिट देता है आपको पर 1 रुपी। यही बताता है जो पीआई आया ना 1.25, ये बताता है अगर 1 रुपए लगाओगे तो 1 रुपए 25 पैसे आएंगे। 1 रुपए लगाने से कितना आता है वो ये बताता है पीआई। ये कहता है 1 रुपए लगाओगे तो 1 रुपए 17 पैसे वापस आएंगे आपको, मोटा मोटा, ठीक है। तो वापस आएंगे वो 1 रुपए 17 पैसे आएंगे। तो प्रोजेक्ट 1 आपको बेटर रिटर्न दे रहा है पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट। It may be worth mentioning that NPV will not appropriate as project 2 through offer higher NPV also as highest initial cash outflow, hence absolute value of NPV is not comparable at all, ठीक है। तो कुल मिला के इन्होंने बताया है, ये देखो बेटा एनपीवी मेथड वहीं पे सुटेबल माना जाता है मेनली जहां पे दो प्रोजेक्ट की लाइफ सिमिलर हो और कैश आउटफ्लो भी सिमिलर, ठीक है। लाइफ सिमिलर हो और क्या हो, कैश आउटफ्लो भी सिमिलर हो, वहीं पे एनपीवी मेथड ठीक माना जाता है। तो इस सवाल में देखो तो आउटफ्लो तो सेम था लेकिन लाइफ सेम नहीं थी, इसलिए एनपीवी मेथड ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, ये भी माना जाएगा। अगर लाइफ भी यहाँ 4 साल होती तो एनपीवी बढ़िया माना जाता है। एनपीवी कहा जाता है कि वहां पे सुटेबल नहीं लेते हैं जहां पे कैश आउटफ्लो अलग अलग हो प्रोजेक्ट का, या फिर लाइफ अलग अलग हो, या फिर दोनों अलग अलग। एनपीवी लगाने के लिए लाइफ का समान होना जरूरी है और कैश आउटफ्लो का भी समान होना जरूरी है, वहां पे एनपीवी बेटर परफॉर्म करता है। वहां पे एनपीवी क्या होता है, बेटर परफॉर्म करता है। जैसे कहा जाता है कि जो एक्टिवा है या स्कूटी वगैरह है वो शहरों के लिए बनाई गई, शहरों में बेटर परफॉर्म करेंगी, देहातों में बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। वहां गड्ढे में लेके उल्टे पड़े रहोगे स्कूटी से, समझ लो। वहां चाहिए मोटरसाइकिलें, समझ लो। ऐसे ही जो हैचबैक कार बनाई गई हैं जिनकी ऊंचाइयां थोड़ी कम होती हैं, देखा होगा ना, एकदम जमीन से सट के चलती हैं, चलने में बड़ी स्मूथ होती है, लेकिन वो सब शहरों के लिए बनाई गई। देहात क्षेत्र में जहाँ उबड़ खाबड़ होता है, खड़ंजा पड़ंजा होता है, वहां कोई i10 i20 जल्दी नहीं लेता है, वहां लेगा ऊंची ऊंची गाड़ी, बोलेरो लेगा, समझ रहे हो। जाएगा ऊंची ऊंची नहीं, कहीं भी चढ़ाना होगा चढ़ जाए, कहीं उतारना है उतर जाए। तो ऐसा नहीं कि कसम खा लिया गया है कि अगर तुम्हारे खड़ंजा लगा हो तो तुम i10 लेके नहीं जा सकते। हमारे पास अब i10 है, हम कहीं गांव देहात में जाएंगे तो अपनी दुकान लेके जाएंगे। बात समझ पा रहे हो मेरी।
लेकिन सुटेबल वहां के लिए नहीं बनाई गई। कंपनी ने जो बनाया ऑब्जेक्ट वो क्या बनाया है कि इनको आप शहरों में चलाओ, सुटेबिलिटी शहरों को देखते हुए बनाएंगे। तो सेम चीज यहाँ पे कि एनपीवी मेथड सुटेबल वहां माना जाता है जहां पे प्रोजेक्ट की लाइफ सेम हो और कैश आउटफ्लो भी क्या हो, सेम। ठीक है, तो यहाँ इस सवाल में देखो तो कैश आउटफ्लो क्या है, इसमें 60,000 का है और इसमें लाइफ तो सेम है लेकिन कैश आउटफ्लो सेम नहीं है। इसलिए यहाँ इस सवाल के अंदर एनपीवी की बात नहीं मानी जाएगी। बात किसकी मानी जाएगी, पीआई की मानी जाएगी। और हम डिसीजन लेंगे कि हम प्रोजेक्ट 1 में इन्वेस्ट करेंगे, पैसा प्रोजेक्ट 1 में लगाएंगे और वहां से 1 रुपए के बदले में 1 रुपया 25 पैसा कमाएंगे, वो ज्यादा सुटेबल होता है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चलता है तो सवाल वाली बात होगी जो आपको एग्जाम में करना है, एग्जाम में लिखना। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम होते तो हम ऐसे भी डिसीजन ना लेते। अगर मान लीजिए मेरे पास सपोज कर लो एक 20 है, 1,20,000, तो 60,000 तो यहाँ लगा देंगे, बाकी 60,000 कहाँ इन्वेस्ट करेंगे ये भी दिमाग लगाते। समझ रहे हो, बाकी 60,000 का एफडी कराएंगे, शेयर्स खरीदेंगे, डिवेंचर खरीदेंगे और उसमें देखते कि इसमें क्या आएगा, इसमें तो 15,000 बचेंगे, उसमें क्या आएगा, उसमें मान लो 7,000 बचेंगे तो 15 7 22 नहीं हो जाएंगे और इसमें बचना है 20 है, तो इसको चुन लेते हैं हम लोग। या फिर ऐसा कि बाकी 60 लगा के हम 4,000 कमा पाएंगे और यहाँ 15, उससे 4 19 होने, उससे अच्छा यहाँ ना लगाए 20 कमाए। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो वो ज्ञान दे ही नहीं रखा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सवाल में जितना है ये माना जाता है कि इतना ही मटेरियल, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना होता है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन की बदौलत सवाल लगाने पड़ते हैं, जो भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी गई है उसी के बिहाफ पे आपको डिसीजन लेना होता है। तो जो एक्स्ट्रा ज्ञान दिया वो सवालों में नहीं अप्लाई करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है। ये तो हो गया बेटा बेसिक मेथड जो अभी तक आपने पढ़े हैं। ये सब इंटरमीडिएट में भी आप लोगों ने पढ़े थे, कोई भी नई चीज आज क्लास में नहीं पढ़ाई गई एकदम अलग टाइप की कि जो ना पढ़ी हो इंटर। अब अलग कौन कौन से होते हैं जिन पे इंटरमीडिएट में इतना ध्यान नहीं दिया गया था लेकिन फाइनल में दिया जाएगा, उसके अंदर आता है क्या आपका एडजस्टेड इन पीवी टेक्निक का इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे किया जाता है, इस पे विचार करेंगे। तो ये आपको एक पढ़ना है। एक सवाल इसका भी किया था आप लोगों ने इंटर में अगर याद हो तो, और वही सवाल यहाँ पढ़ा हुआ। और दो और चीजें पढ़ोगे, एक होता है मॉडिफाइड एनपीवी और एक क्या होता है मॉडिफाई आईआरआर। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों ने इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ी थी या छोड़ दी थी, लेकिन यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आईआर वगैरह पढ़ा था तो वो सब आएगा। तो अगला मेथड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और ये सब तो चलो आज ज़्यादा नहीं करते हैं, पहला दिन है। ठीक है, कल से आगे पढ़ते हैं। इसकी फोटो शेयर कर देंगे तो आराम से घर पे नोट कर लेना। ठीक है, कल से नए टॉपिक शुरू होंगे मस्त मस्त से।